रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, यह दुख की बात है कि पूर्वोत्तर के तीव्र विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वहाँ के कुछ भागों में हिंसा और उपद्रव बढ़ाने वाले उग्रवादी तत्व हैं। मैं ऐसे संगठनों के नेताओं तथा समर्थकों से आग्रह करता हूं कि वे इस खतरनाक और निरर्थक रास्ते को छोड़ दें। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में शांति तथा विकास की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कुछ संगठनों के साथ बातचीत कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों को सफलता मिलेगी। भारत एक संघ राज्य है। विकास की गंगा घर तक पहुँचे, इसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्व रखती है। हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। हमने राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने का निर्णय किया है। हम पंचायती राज संस्थाओं को भी सत्ता के विकेंद्रीकरण का हकदार बनाकर सक्षम और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इस दिशा में हमने ठोस कदम भी उठाए हैं। पिछले 2.5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों में बातचीत और समन्वय बढ़ाने के लिए हमने सतत कोशिश की है और इसमें सभी राज्यों से हमें सहयोग मिला है। इससे सरकार और सौहार्दता बढ़ी है। हमारे दृष्टिकोण और उद्देश्य में एक रूपता आ रही है। इसके लिए मैं सभी राज्य सरकारों तथा मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊंचे पदों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को हम और तेज करेंगे। प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाए बिना देश विकास की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक बड़ी कमी यह रही है कि लोग उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सरकार पर ही निर्भर रहते हैं जो उनके सामूहिक प्रयासों के जरिए सरलता से हल की जा सकती है। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। इसके अलावा अनुभवों से यह पता चलता है कि वे कार्यक्रम जो जनता की भागीदारी के बिना चलाए जाते हैं उनमें अपेक्षित परिणाम कम ही मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जनसंख्या में स्थिरता हो या प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला, पानी और बिजली की बचत हो या सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और सुंदर रखने की बात। ऐसे सभी उद्देश्य तभी सफल हो सकते हैं जब सभी नागरिक उत्साह से और संगठित ढंग से अपना योगदान दें। हमें भूतजीवी नहीं बनना है। मैं इस बात पर बल देता आ रहा हूं कि भारत को भविष्य की चुनौतियों, सुअवसरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, आइए अब भविष्य की ओर देखें। हमें एक समृद्ध, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है। हम इस दिशा में चल पड़े हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सफल राष्ट्रों की पंक्ति में हमारी गिनती होने लगी है। हमें रुकना नहीं है, गति को और तेज करना है। मैं किसानों, मजदूरों, कारीगरों, कर्मचारियों, नौजवानों और भारत के समस्त नागरिकों से
सुखी व संपन्न भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान करता हूँ। मैं देश के आयोजकों से आग्रह करता हूँ कि देश के निर्माण में वे अपनी योग्यता और क्षमता की पताका फहराएं और दुनिया को दिखा दें कि भारत के उद्योगपति किसी भी प्रतिस्पर्धा में कम नहीं हैं। मैं अनिवासी भारतीयों से अपील करता हूं कि वे इस महान उद्देश्य में अपना भरपूर योगदान दें। मैं भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आग्रह करता हूं कि वे ज्ञान विज्ञान के नए क्षितिज को छूकर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं भारत के खिलाड़ियों से भी अपील करता हूं कि वे दुनिया के खेल के मैदानों में तिरंगे को बुलंदी तक पहुंचाएं। अगले महीने एथेंस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के लिए पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं देता है। आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। यानी हम एक होकर चलें, मिलकर चलें, सबको मिलाकर चलें। आजकल के इस वैज्ञानिक युग में भी कृषक वर्ग मौसम से संबंधित की गई वैज्ञानिक भविष्यवाणियों को प्रामाणिक नहीं मानते तथा वे अपनी पुरानी परंपरागत शैली से हवाओं के रुख के आधार पर तथा बिजली चमकने से ही वर्षा का अंदाज लगा देते हैं तथा उनके अनुमान सही निकलते हैं। पूर्व में वास्तुशास्त्र के आधार पर निर्मित भवन आज भी अक्षुण्ण हैं तथा इनमें रहने वाले व्यक्ति प्यार, प्रेम एवं भाईचारे से रहते थे। आज इसके विपरीत हम सभी की नज़र में है। वायुयान का उल्लेख रामायण में मिलता है। अर्जुन के तीर आजकल की मिसाइल हैं। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल टीवी एवं रेडियो है। पहिए की जानकारी से ही आजकल के वाहन चलायमान हैं। मात्र गुरु की प्रतिमूर्ति से एकलव्य ने अर्जुन से भी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली। सागर में पत्थर तैराकर भगवान राम लंका पहुँच गए।